हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कानला में। आज जो है हम ये वीडियो 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम चलने वाले हैं आपका 16 तारीख में जो हिंदी का पेपर है 10th क्लास वाले बच्चों का, तो उसके लिए आज की जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आज की जो क्लास बनेगी वो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी में जो हिंदी सेकंड है आपके व्याकरण, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है टॉपिक जो है वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, उससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो है आज पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में रस, है ना। अब रस तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्या है ईजिली होता है, जल्दी बच्चों के समझ में भी आता है ना। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है रस। तो रस क्या होता है, देखो रस की मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे रखी है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी नोटबुक में उतारना है आप नोटबुक में उतार सकते हो या मेरे साथ साथ आपको रिपीट करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि किसी काव्य को पढ़ते है ना या सुनते समय है ना आनंद की जो अनुभूति होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं ना। मतलब किसी काव्य को पढ़ने में, ठीक है, और किसी काव्य को सुनने में या किसी नाटक को देखकर जिस आनंद की हमें जो अनुभूति होती है वही हमारा क्या होता है, रस होता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। तो उदाहरण देखने से पहले हम पहला पार्ट देखते हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में दिया गया है, क्या, हास्य रस। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में हास्य रस है, दो ही रस दिए गए हैं, एक तो आपका हास्य रस दिया गया है, एक आपका करुण रस दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना है। करुण रस क्या होता है, ध्यान देखिए। करुण रस में क्या रहेगा कि जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति या किसी की वेशभूषा अथवा रंग, है ना, रूप का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती है ना, वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है। आपका क्या होता है, हास्य रस होता है। मतलब किसी भी नाटक को देखकर, सुनकर या किसी काव्य को पढ़कर आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो हास्य रस का एक उदाहरण है हमारे पास, उसे देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हाथी जैसी देह, है ना, क्या है, हाथी जैसी देह मतलब बहुत बड़ी क्या है, देह है ना। गैंडे जैसी चाल, है ना, क्या है, गैंडे जैसी चाल। आपको इस लाइन को पढ़ते ही आपके मन में एक हंसी उत्पन्न हुई है ना। जो वो हंसी उत्पन्न हुई है वही क्या है, रस है। और जो हंसी उत्पन्न हुई, खुशी हुई है आपको, तो मतलब वहाँ हास्य रस है। तो ये पंक्ति किसकी है, हास्य रस की है। फिर आगे देखो क्या करें, तरबूजे सी खोपड़ी, है ना, खरबूजे से गाल, है ना। इस पूरे वाक्य को पढ़ते ही आपके मन में क्या आ रहा है, एक हंसी उत्पन्न हुई है ना, एक मन जो है आपका खुश हुआ है, तो वहीं आपका क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको उदाहरण देना है। वहाँ पे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो आपको उदाहरण भी देना होगा और उसकी परिभाषा मैंने आपको जो लिख रखी है आपको यही नोट करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब जो दूसरा आपका रस है जो बोर्ड में आएगा, ठीक है, वो है आपका करुण रस। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में दो ही रस दिए गए हैं, एक हास्य रस, एक करुण रस। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, करुण रस की। करुण रस क्या होता है, ध्यान देंगे। जब किसी काव्य को या किसी परिस्थिति को, है ना, या किसी स्थिति को, है ना, देखकर मन में क्या है, करुणा उत्पन्न हो। क्या हो, करुणा मतलब दुख का भाव हो। जहाँ कहीं भी आपको दुख का भाव मिलेगा तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। जैसे आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या कराएगी, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु, क्या हो गई, किसी की मृत्यु, कोई मर गया हो, है ना, से उत्पन्न दुख, भाई जब कोई मरता है तो दुख तो उत्पन्न होता ही है ना, या किसी भी प्रकार की हानि या गरीबी, है ना, से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाता है, वहां हमारा क्या होता है, करुण रस होता है। मतलब जहाँ दुख का भाव प्रकट हो। एक मेन चीज आपको ध्यान रखना है, बस एक शब्द, जहां आपके मन में करुणा या दुख उत्पन्न होता है वही हमारा क्या होता है, करुण रस होता है। कोई दिक्कत है। चलिए इसका एक उदाहरण भी कर लेते हैं। इसके उदाहरण में क्या कहा है, देखो, सखी वे मुझसे कह कर जाते, ध्यान देना, ये पंक्ति उस टाइम की है जब श्री कृष्ण भगवान राधा को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, कंस का वध करने के लिए कहाँ जा रहे थे भाई, कंस का वध करने के लिए जा रहे थे, है ना। तो उस पंक्ति की है जब इनमें बिछड़ा हुआ, किसमें, राधा और कृष्ण में, तो
उस समय की ये पंक्ति है, कह रहा है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो राधा कह रही है कि हे सखी वे मुझसे कह कर जाते। क्या करते कि वे मुझसे कह कर जाते, कि कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। मतलब अगर वो मुझको कह कर जाते, क्या वे मुझे ये समझ लेते कि मैं उनके पद की बाधा बनूंगी, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है, मतलब उनका मन क्या है, दुख है, और वो अपनी सहेलियों से बात कर रही है ना, तो उसका मन में क्या है, करुणा आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। जैसे कहते हैं मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे माना तो बहुत है, लेकिन क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना है। कह रहे कि मैंने मुख्य उसी को जाना है ना, जो वे मन में लाते। ठीक है, मतलब उनको बातों को मैं क्या करती, पूरी मानती थी, महत्वता देती थी। ठीक है, फिर आगे करेगी सखी वे मुझसे कह कर जाते। बस बाद में भी यही बात करेगी, बस वो मुझको कह कर जाते, मैं उन्हें रोकती थोड़ी, ये बात नहीं। मतलब उसका मन जो है वो दुखी है, वहाँ क्या है, करुणा है। तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया रस से। ठीक है, अब रस को आपको पता चल गया क्या होते हैं रस। आपके रस यूपी बोर्ड में 2 ही दिए गए हैं। ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या, एक दिया गया आपका करुण रस और एक आपका दिया गया है हर्ष रस। दोनों के मैंने एक उदाहरण दे दिया, उनकी डेफिनेशन आपको लिख दी है। एक बार वीडियो को वॉच करके आपको जरूर जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है जिस बच्चे को नोट्स बनाने हैं आप उतार सकते हो बाद में याद करने के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जल्दी से ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है छंद। ठीक है, आपको छंद को देखना है। ठीक है, आपके छंद भी यूपी बोर्ड में 2 ही आए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो सोरठा और एक आपका रोहा। आपके 2 छंद है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसी हिसाब से देखना है। बोर्ड एग्जाम में आप इन दोनों में से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो छंद क्या होता है, देखो छंद क्या कह रहा है कि अक्षर या अक्षरों की संख्या है ना, एवं क्रम मात्रा, मात्रा की गणना है ना, यति गति आदि से संबंधित है ना, विशिष्ट नियमों से नियोजित है ना पद रचना को छंद कहते हैं। मतलब आपको इसमें ज़्यादा फोकस किस पर करने पड़ेगा, मात्राओं पर, कि किसी भी वाक्य में या किसी भी पंक्ति में मात्राओं के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो जो भी आपका मात्रा के अकॉर्डिंग छंद होगा उसे हम मात्रा से ही देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका सोरठा है ना, आपका सोरठा छंद है, तो सोरठा छंद क्या कहता है, यही कहता है कि इस छंद के पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में। अब आपका ये एक उदाहरण है, इसमें चरण क्या होते हैं, ध्यान रखना, हमेशा दोहे में 4 चरण होते हैं। देखो एक तो इसका चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा चरण ये है, और चौथा चरण ये है। 4 चरण है इसमें। जिसने कहा है फिर कि तीसरे और पहले और तीसरे चरण में, देखो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं है ना। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। मतलब पहले और दूसरे में तो 11-11, और पहले और तीसरे में है ना, और दूसरे और चौथे में आपकी 13-13 मात्राएं है ना। चलिए ध्यान देंगे, तो इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे इनकी मात्राएं काउंट कैसे करेंगे। मात्राएं देखो कैसे काउंट करते हैं। देखो जैसे हमारे पास ई है, ये एक छोटा स्वर है, तो इसके लिए 1 मात्रा काउंट होगी। ठीक है, स है, स में ए होता है, इसमें भी 1 मात्रा काउंट होगी, तो 2 हो गई। फिर आपका भय, भय में 1 मात्रा होती है, और वह में भी 1 मात्रा होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी 2 यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद स पे आ की मात्रा है, आ की लगती है 2 मात्रा, तो ये 2 काउंट होगी। तो 2 के लिए हम क्या लिख देंगे, गुरु लिख देते हैं ना, इस प्रकार से 2 मात्रा ये काउंट होगी। इसके लिए 1 और इसके लिए 1। ठीक है, फिर इसके लिए इस पर बड़ी की मात्रा है, तो इसके लिए क्या करोगे, गुरु लिखोगे है ना, फिर इस पे 1। अब इन्हें काउंट करके देखो, 11 बैठनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11। तो पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी, उसने यही कहा है। फिर तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं हमको देखनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से देखो यार, एक इस पर होगी, एक इस पर होगी, रह की कितना होगा, 3 4 है ना, और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11 है ना, हो जाएगी आपकी। इस पे आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें भी 11 मात्राएं आपको काउंट करनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ इस पे, देखो दूसरे वाले पे, इसमें हमें 13 काउंट करनी है, 13 आपको नीचे वाले में खुद काउंट करनी है। ध्यान देना, तो ऊपर कितनी है, देखो बड़ी की मात्रा है तो इस पर गुरु आएगा, वह में
सिंगल है तो सिंगल आएगा, वन आएगा, इसमें भी वन आएगा, है ना। बै पे छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। लै पे भी एक मात्रा आएगी, ऊ पे बड़ों की मात्रा है तो क्या आएगा गुरु आएगा, फिर लै पे गुरु आएगा क्योंकि आ की मात्रा है ना। क्षण ए की मात्रा, छोटी की मात्रा है एक और इस पे भी एक। अब काउंट करके देखो, तो यहाँ से काउंट होगा 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 2 8 और 2 10 और 3 ये है 13, है ना। हो गया आपके पहले और दूसरे चरण में। देखो पहले में 11, दूसरे में 13, है ना। फिर तो तीसरे में क्या होगी 11 और चौथे में क्या आएगी 13। तो ये आपको काउंट करनी है, ठीक है। ये आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे आपको काउंट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं रोला छंद, है ना। रोला क्या कहता है, रोला में कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही होगा। ध्यान देंगे क्या करेगा कि इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, है ना, तथा 11 एवं 13 मात्राओं के बाद क्या होती है भाई, मात्राओं के बाद यति या विराम चिन्ह आता है ना। विराम चिन्ह तो आप समझते होंगे, ध्यान देना। तो इसमें सेम यही बात है जो उसमें कही गई है, मतलब एक जो पंक्ति दी गई है, अगर इनका टोटल मारोगे इनकी मात्राओं का तो कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। बात ये होगी, ठीक है। अगर इनकी भी मात्राओं का आप टोटल मारोगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा भाई। 13 और 11 टोटल मारोगे तो 24 ही आएगा। तो इसके भी पहले चरण की 11 मात्राएं होनी चाहिए और तीसरे की 11 होनी चाहिए, दूसरे की 13 और चौथे की 13। सेम वही प्रोसीजर है। ध्यान देंगे, मात्रा इसमें लगा के देखते हैं, नीचे वाले की आपको करनी है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 2 1 1, ये गुरु बोलते हैं इसको, है ना। ये भी गुरु गुरु, है ना। फिर यहाँ गुरु फिर लघु, है ना। फिर यहाँ भी गुरु लघु, यहाँ क्या आएगा गुरु, इस पे क्या आएगा गुरु गुरु, यहाँ आएगा गुरु गुरु, है ना। तो काउंट करते हैं, देखो यति तक का देखना है आपको पहले, यति तक यानी कि जो पहला चरण है यहाँ से लेके इधर पहला चरण है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा यहाँ तक है, फिर चौथा आ गया जहाँ तक आपको ये यति लगी हुई है, विराम चिन्ह जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान देना क्या करें, क्या है देखो काउंट करो उनको, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 2 8, है ना। 8 और 2 10 और 1 11। तो पहले चरण तक का कितनी होगी 11, ठीक है। तो दूसरे के लिए देखते हैं, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। अब इनका सारा टोटल मारोगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक का। रस और छंद, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजीली उदाहरण लेकर आया हूँ, आपके याद भी जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक भी वही रखनी है। छंद में हमेशा आपको देखना है जो आपके क्या दे रखे हैं, सोरठा और आपका रोला, यही 2 छंद आपके यूपी बोर्ड में दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इन 2 को ही लिया है, ठीक है। तो आपको इन 2 को ही पढ़ना है। तो आपके पास इनके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। ऐसे ही आपके रोला में भी क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएगी 13-13 मात्राएं आएंगी। अगर इनका टोटल मारोगे एक पूरी पंक्ति का तो इसकी भी 24 आएगा, अगर इसका मारोगे तो इसका भी 24 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपकी बात समझ में आई है, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको रिपीट भी करना है, फिर उसके बाद तो मैं हट रहा हूँ सामने से, स्क्रीनशॉट लेके फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, ठीक है। चलिए दे दिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने अलंकार, ठीक है। तो अलंकार भी आपके ज़्यादा नहीं, 3 अलंकार दिए हैं, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, है ना। इन तीनों को हमें डिस्कस करना है। तो पहले देख लेते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। मतलब तो परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, है ना, जो शब्द जो वाक्य काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यही लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या शब्दों को या वाक्यों को, है ना, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये आपकी हो जाएगी अलंकार की परिभाषा। अब जो आपके सिलेबस में है 10th क्लास के, ठीक है, उनको पढ़ने वाले 3 ही आपके अलंकार दिए गए। पहला अलंकार आपके लिए दिया गया है उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार कहता क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं। ये कह रहा है कि जो उपमेय में उपमान की, है ना, समानता बताई जाए, है ना, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु जो मेन वस्तु है को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, है ना, या बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आपको पहचान क्या करनी है, आपको वाक्य के लिए मैं पहचान दे रहा हूँ, क्या करनी है कि जो भी आपके पास पंक्ति होगी उस पंक्ति में आपको क्या देखना है, या तो इस पंक्ति में सा या सी, सो, सम, सरिस, है ना, जैसे, तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो इन शब्दों का क्या होता है, प्रयोग आपको मिलेगा पंक्ति में। जैसे एक उदाहरण दिया है मैंने, देखो क्या कह रहा है कि सागर, सा गंभीर हृदय है या हृदय हो, है ना, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ये एक पंक्ति है। अब आपको इसमें देखना क्या, देखो इसमें सा आया है, यहाँ भी इसमें सा आया है ना, सा 2 बार रिपीट हो गया। ये आपको 2 से अधिक बार भी मिल सकता है, एक जैसा है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, और एक जैसा इनमें से सा, सी, से, सो, सरिस, तुल्य, है ना, जैसा, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे आपके उपमा रूपक के पहचान हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा उपमा रूपक का एक उदाहरण। ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसे भी याद करके जा सकते हो, बोर्ड में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है, ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, मतलब आपको मतलब जब उसकी जगह उसको प्रयोग किया जाए, है ना, अर्थात मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले, है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखते हैं इसकी पहचान क्या है, पहचान की बात करते हैं। इसमें लिख रहा है कि अर्थ में उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग होता है। रूपी का मतलब समान, के समान, है ना, मतलब के समान ही आएगा इसमें। ठीक है, तो रूपी जो शब्द जहां लग जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। जहां रूपी शब्द का लगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे देखो मैंने एक उदाहरण लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, पाया जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर इसमें रूपी तो कहीं आए, लेकिन यहाँ देखो इस वाक्य में, अगर इस वाक्य को मैं ऐसे बोल दूं, जो मैंने वाक्य ब्रैकेट में बंद करा है, राम रूपी रतन धन, है, राम रूपी रतन धन पायो, बात का सेंस यही पर है ना, तो आपको यही समझना है। यहाँ अगर मैं बोल दूं राम रूपी रतन धन पायो, तो ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है, राम रूपी रतन धन, है ना, कि पायो जी मैंने पायो क्या, राम रूपी रतन धन पायो या राम रतन धन पायो, है ना, ये इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही लाइन का आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार क्या कहता है, ये कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, है ना, कोई दिक्कत, तो उसकी पहचान क्या होगी, बात करते हैं पहचान की। ठीक है, तो पहचान क्या है कि ये लिखा है कि जहां मानो, मनु, ज्यो, है ना, यो, है ना, आदि शब्द का प्रयोग होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका एक उदाहरण दे रखा है, देखो मैं इनको आपको पूरी डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपका रिवीजन लगवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन के तौर पर हमने वीडियो बनाई है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण में क्या कह रहा है, देखो सोवत ओढ़े पीत, है ना, पीत पट, है ना, श्याम सलोने गात। फिर कह रहा है मानो नीलमणि शैल पर, है ना, क्या है, अतप परियो प्रभात, है ना। तो इसमें आपको क्या मिला, देखो एक शब्द मैंने लिखवाया पहचान में मानो, और आपको इसमें मिल गया है मानो शब्द है। अगर यहाँ ऐसे इनमें से कोई भी शब्द आपको किसी भी पंक्ति में मिल जाता है, तो वो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण। बताइए कोई दिक्कत, जो ये वीडियो बन रही है मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपके रिवीजन के तौर पर है, जो आप जल्दी से एक वीडियो को देखो, रिवीजन में आपके 2-3 टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक करा दिए, रस करा दिए, छंद करा दिए और अलंकार। ठीक है, तो आपको उनका रिवीजन मारना है बहुत जल्दी से, है ना, याद कर लेना है। एग्जाम में आपके यही आएंगे, इन्हीं में से आना है, क्योंकि आपके बोर्ड में जो है यही चीज़ें दी गई हैं, मतलब आपके एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई हैं। आपके अलंकार भी आपके 3 ही दी गए हैं, रस भी आपके 2 दिए गए हैं, छंद भी आपके 2 ही दिए गए थे। ठीक है, तो वे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो सब बच्चों को क्या करना है, इनका रिवीजन करना है अच्छे से, वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एक न एक इसमें से क्वेश्चन सारे मिल ही जाएंगे। अगर अलंकार से आता है तो इनमें से एक पक्का मिलेगा, अगर छंद में से आता है तो छंद में से मैंने आपको 2 कराए, उनमें से एक पक्का मिलेगा। ठीक है, रस में मैंने आपको करा दिया, उन्हीं में से आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा। मैंने डेफिनेशन वगैरह और उदाहरण सहित आपको क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।